हेलो एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और आज हम चैप्टर नंबर 19, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, एग्जाम में 18 टू 20 मार्क्स का आता है, उसे स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है प्रोफेशनल एथिक्स एंड लायबिलिटीज ऑफ ऑडिटर। पहले आपको इस चैप्टर का ओवरव्यू दे देता हूं। रीजन, बहुत बड़ा चैप्टर है तो आपको आइडिया होना चाहिए कि इस चैप्टर में कौन कौन से कंटेंट हैं जो आपको कवर अप करने हैं। चैप्टर 19, प्रोफेशनल एथिक्स एंड लायबिलिटीज ऑफ ऑडिटर। इस चैप्टर में 3 तरह के टॉपिक्स हैं जो हमें कवर अप करने हैं। सबसे पहले कुछ इंट्रोडक्टरी या आप कह सकते हैं फंडामेंटल टॉपिक्स, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे fundamental principles that govern the conduct of a chartered accountant, threats faced by the chartered accountants in compliance of the fundamental principles, and a topic that is non-compliance with law and regulations. Thereafter, सेकेंड पार्ट स्टार्ट होगा चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 का। इसमें हमें 2 मेन टॉपिक्स कवर अप करने हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोविजंस ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 की, जिसके अंदर मेन हमारी डिस्कशन आएगी सेक्शन 2, सबसेक्शन 2, सेक्शन 5, 6, 7, 8, 20, 21, 22, 24, 27, 25 एंड 26 का भी थोड़ा सा रेफरेंस आएगा। देयर आफ्टर हम बात करेंगे शेड्यूल्स टू चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949, फर्स्ट शेड्यूल एज वेल एज सेकेंड शेड्यूल। देयर आफ्टर थर्ड पार्ट में हम कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स को कवर अप करेंगे, जिसमें हमारी डिस्कशन आएगी एज टू सर्टेन गाइडलाइंस, जैसे गाइडलाइंस काउंसिल जनरल गाइडलाइंस 2008, काउंसिल गाइडलाइंस फॉर एडवर्टीजमेंट 2008, गाइडलाइंस फॉर नेटवर्किंग, देयर आफ्टर फिर हम बात करेंगे अदर टॉपिक्स की, जिसमें सेल्फ रेगुलेटरी मेजर्स एंड recent decisions of ethical standard board। तो ये इस चैप्टर का लेआउट है जो हमें इस चैप्टर में टॉपिक्स कवर अप करने हैं। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं विद द फंडामेंटल टॉपिक्स, जिसमें फंडामेंटल प्रिंसिपल्स आएंगे, थ्रेट्स आएगा, सेफगार्ड आएगा, नो क्लार आएगा। जो पहले ये 2 टॉपिक हैं ये बेसिकली इंटरमीडिएट वाले टॉपिक हैं। नो क्लार आपके लिए नया टॉपिक है, लेकिन जो टॉपिक्स इंटरमीडिएट वाले हैं वो भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। हम उन्हें इतना इंपॉर्टेंट मान सकते हैं कि मई 24 के एग्जाम में, नवंबर 24 के एग्जाम में, दोनों में लगातार आया तो मई 25, नवंबर 25, 26 में ये पूछा जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज फंडामेंटल प्रिंसिपल्स दैट आर टू बी फॉलोड बाय अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट।
एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट को 5 मेन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं जो कोड ऑफ एथिक्स के अंदर बताए गए हैं, उनका कंप्लायंस करना बहुत जरूरी होता है। कौन से हैं ये 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स? पहला प्रिंसिपल है इंटीग्रिटी का, ईमानदारी का। सेकंड प्रिंसिपल है ऑब्जेक्टिविटी का, बिना किसी भेदभाव के काम करना। थर्ड प्रिंसिपल है प्रोफेशनल कंपिटेंसी एंड ड्यू केयर, अपनी स्किल्स को, अपनी नॉलेज को अपडेट करना टू दैट लेवल कि आप जो सर्विसेज अपने क्लाइंट को या एम्प्लॉयर को दे रहे हैं, आप उन्हें कंपिटेंटली रेंडर कर सकें। फोर्थ प्रिंसिपल आता है कॉन्फिडेंशियलिटी का, एंड फिफ्थ प्रिंसिपल आता है प्रोफेशनल बिहेवियर का। तो इसके ऊपर जो क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है, एक क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट आर द 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एज कवर्ड अंडर कोड ऑफ एथिक्स। तब तो आपको पांचों प्रिंसिपल्स की डिस्क्रिप्शन डिटेल देनी है, बट हो सकता है क्वेश्चन स्पेसिफिकली किसी एक फंडामेंटल प्रिंसिपल के ऊपर भी पूछ लिया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला फंडामेंटल प्रिंसिपल वो है इंटीग्रिटी का। अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट शुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट इन ऑल द प्रोफेशनल एंड बिजनेस रिलेशनशिप। तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का स्ट्रेट फॉरवर्ड होना और ऑनेस्ट होना इन ऑल द प्रोफेशनल एंड बिजनेस रिलेशनशिप जरूरी है। दूसरा फंडामेंटल प्रिंसिपल है हमारा ऑब्जेक्टिविटी का। प्रोफेशनल अकाउंटेंट को अपनी जजमेंट को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए बिकॉज ऑफ एनी बायसनेस, अनड्यू इन्फ्लुएंस और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। Professional accountant should not compromise his professional or business judgment because of any biasness, conflict of interest or undue influence of others. तीसरा फंडामेंटल प्रिंसिपल है हमारा प्रोफेशनल कंपिटेंसी का, जो कहता है कि प्रोफेशनल अकाउंटेंट आपकी एक कॉन्टिन्यूइंग ड्यूटी है, रेगुलर ड्यूटी है कि आपको अपनी नॉलेज को और अपनी स्किल्स को अटेन करना है, एक लेवल तक लेकर जाना है और उस लेवल पर मेंटेन रखना है, सो दैट आप अपने क्लाइंट को या एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन जिसमें आप एज ए एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उसे आप एक कंपिटेंट सर्विसेज रेंडर कर पाए। अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट हैज अ continuing duty to attain and maintain professional knowledge and the skills that is required to ensure that a client or the employing organization receives competent professional services. A professional accountant should act diligently in accordance with the applicable technical and professional standards. नंबर 4, confidentiality. Professional accountant should respect the confidentiality of the information that is acquired as a result of professional and business relationship. Fifth, professional behavior. Professional accountant should comply with the relevant law and regulation, और कोई भी ऐसा कंडक्ट जिससे हमारा प्रोफेशन डिस्क्रेडिट होता है उसे अवॉइड करना चाहिए, एंड शुड अवॉइड एनी एक्शन दैट डिस्क्रेडिट द प्रोफेशन। तो ये 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं। इंटीग्रिटी जो स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्टी को रिप्रेजेंट करती है, ऑब्जेक्टिविटी जो कहता है हमारी जजमेंट बायस नहीं होनी चाहिए, should not be affected due to any conflict of interest or undue influence of other. PCDC, professional competence and due care. We need to act diligently in accordance with the professional technical standard. We need to attain and maintain our knowledge and skills to that level so that we can render competent professional services to our client and the employer. Confidentiality. We should respect the confidentiality of the information acquired
as a result of professional or business relationship. And fifth, professional behavior. We need to ensure compliance with the applicable law and regulation and should avoid any conduct that might discredit the profession. तो ये 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं जिनके ऊपर एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ भी है। 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स नवंबर 22 के एग्जाम। द प्रोफेशनल अकाउंटेंट नीड टू ऑब्जर्व certain fundamental principles which are covered in the code of ethics. Briefly explain each of the 5 principles that needs to be complied with by a chartered accountant. Integrity, objectivity, PCDC, confidentiality and the professional behavior. Now, अब ये जो 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं इनके रिलेशन में वैसे तो आपने इंटरमीडिएट लेवल पर इनकी काफी डिटेल पढ़ी हुई है, बट कंसीडरिंग दैट कि लास्ट ईयर दोनों अटेम्प्ट में इसमें से क्वेश्चन फाइनल लेवल पर भी पूछा गया है, तो मैंने इनकी एक एप्रोप्रिएट डिटेल और कवर की है इन क्लास नोट्स के अंदर। कंसीडरिंग दैट कि मई 24 नवंबर 24 में रेगुलरली दोनों अटेम्प्ट में कॉन्टिन्यूअसली इनमें से क्वेश्चन पूछा गया है, प्लस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के पेपर में भी एक चैप्टर एड ऑन किया गया है प्रोफेशनल एथिक्स के ऊपर। तो कंसीडरिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस टॉपिक, जो कुछ मैटर्स हैं जिनकी कंप्लायंस एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट को करनी है इन कंप्लायंस विद दीज 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, तो मैंने कुछ और डिटेल क्लास नोट्स में ऐड की है कंसीडरिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस टॉपिक। तो ये आपके नोट्स में शायद से नहीं होगा क्योंकि इसे मैंने लेटर ऑन ऐड किया है, क्लास नोट्स की बुक प्रिंटिंग में चली गई थी उसके बाद ऐड ऑन किया है। तो इसकी सॉफ्ट कॉपी पीडीएफ वो मैं आपको आपके गूगल ड्राइव लिंक पर अपलोड करा रहा। कुछ चीजें हैं जो मैंने आपको इंट्रोडक्टरी लेक्चर में भी बताई थी कि कुछ अपडेट्स प्लस कुछ नए इंपॉर्टेंट टॉपिक कंसीडरिंग द रीसेंट एग्जाम्स, तो कुछ टॉपिक्स हैं जो और क्लास नोट्स में ऐड किए हैं या कुछ अमेंडमेंट्स हैं, तो उनकी एक सॉफ्ट कॉपी पीडीएफ आपकी गूगल ड्राइव लिंक पर अवेलेबल होगी। उसका एक आप प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, हार्डली 15 से 20 पेज की होगी मैक्सिमम। चलिए बात करते हैं सबसे पहले प्रिंसिपल के रेफरेंस में क्या क्या मैटर्स हैं जिसका हमें कंप्लायंस करना है। पहला प्रिंसिपल है हमारा इंटीग्रिटी का, जो एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट से रिक्वायरमेंट रेज करता है कि एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट को अपनी प्रोफेशनल एंड बिजनेस रिलेशनशिप में स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट होना जरूरी है। तो अब इसके लिए उसे किन किन बातों का कंप्लायंस करना चाहिए, यह टॉपिक इंपॉर्टेंट है कमिंग एग्जाम के लिए, कंसीडरिंग द पास्ट एग्जाम्स पैटर्न्स। Professional accountant shall not knowingly be associated with any report, return, communication or other information where he believes that the information contains a false or misleading statement or information has been provided negligently or these return, report, statement omit the information जहां पर ये omission seems to be a misleading one. So, professional accountant shall not knowingly be associated with return, report, communication or other information when he believes that information contains a materially false or misleading statement or information contains the statement that are provided negligently or
information is been omitted and the omission would be misleading. तो आपको एसोसिएट नहीं होना विद एनी रिटर्न, रिपोर्ट, स्टेटमेंट और अदर इंफॉर्मेशन जो नेग्लिजेंटली प्रोवाइड की गई है, जिसके अंदर फॉल्स या मिसलीडिंग स्टेटमेंट है या जिसमें सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन ओमिटेड है। लेकिन यदि आप ऑलरेडी एसोसिएट हो गए हो एंड आफ्टर बीइंग एसोसिएटेड आपकी नॉलेज में ये ओमिशन, नेग्लिजेंस, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन आती है और आपने उसके ऊपर एक मॉडिफाइड रिपोर्ट दी है, देन यू विल नॉट बी कंसीडर्ड टू बी इन ब्रीच, क्योंकि आपने इन सर्कमस्टांसिस में एक मॉडिफाइड रिपोर्ट दे दी, आपने क्लीन चिट नहीं दी एंटिटी को। तो इफ प्रोफेशनल अकाउंटेंट प्रोवाइड अ मॉडिफाइड रिपोर्ट, he will not be considered to be in breach of the matters referred above, where he becomes aware of having been associated with the information described above, और इस सिचुएशन में है कि वो अभी विड्रॉ कर सकता है, take the steps for disassociation, he shall take the steps to be disassociated from that information. So प्रोफेशनल अकाउंटेंट आपको इंटीग्रिटी का कंप्लायंस करना है और इसके लिए जरूरी हो जाता है कि आप ऐसी कोई भी एसोसिएशन किसी रिटर्न, रिपोर्ट, स्टेटमेंट या अदर इंफॉर्मेशन के साथ ना करें जहां पर आपको लगता है कि मिसलीडिंग या फॉल्स स्टेटमेंट दी गई है या स्टेटमेंट और इंफॉर्मेशन नेग्लिजेंटली प्रोवाइड की गई है या सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन का ओमिशन है। तो ऐसी सिचुएशन में इधर टेक द स्टेप्स फॉर डिसएसोसिएटिंग विद सच रिटर्न, रिपोर्ट, स्टेटमेंट और इशू अ मॉडिफाइड रिपोर्ट। इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन है जो शायद एमटीपीज में आया हुआ है, अक्टूबर 23 के मॉक टेस्ट पेपर में पूछा गया है। CAX issued a report in form number 29B under the Income Tax Act 1961 wrongly computing book profits for the financial year 22-23. He signed the said form hurriedly without ascertaining the required adjustments to be made for arriving at the book profit. Subsequently, ITR was picked up and for scrutiny under the faceless assessment, and the matter came to light of tax authorities. Which fundamental principle of professional ethics is violated in this situation? कौन सा फंडामेंटल प्रिंसिपल वायोलेट हुआ है? And also discuss the liability of CAX under the Income Tax Act in this respect. Earlier, liabilities of chartered accountant under the Income Tax Act, company law, old syllabus का पार्ट था, बट न्यू सिलेबस में इंस्टीट्यूट ने क्या किया, लाइबिलिटीज ऑफ ऑडिटर का चैप्टर तो कर दिया खत्म जो पुराने सिलेबस में था, और प्रोफेशनल एथिक्स के चैप्टर का नाम कर दिया प्रोफेशनल एथिक्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ ऑडिटर, और लाइबिलिटीज ऑफ ऑडिटर के जो क्वेश्चंस थे या कॉन्सेप्ट था वो इस चैप्टर में ऐड नहीं किया। लेकिन ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो बेशक ओल्ड सिलेबस में अक्टूबर 23 के मॉक टेस्ट पेपर में पूछा गया था, बट इन माय ओपिनियन बेशक इनकम टैक्स एक्ट की लायबिलिटी स्टडी मटेरियल ने कवर नहीं कर रखी, लेकिन आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो ये एक एडिशनल मैटर है जो एज सच आईसीएआई के स्टडी मटेरियल में कवर नहीं है, लेकिन आपको याद करना चाहिए। कई बार क्या होता है, आउट ऑफ सिलेबस या आउट ऑफ स्टडी मटेरियल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ऐसे चांसेस होते हैं 1-2% के। तो ये क्वेश्चन ऐसे ही 1-2% वाले चांसेस में कवर होता है। चलिए, द प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रिटी requires an accountant to be straightforward and honest in all professional and business relationship. Integrity implies fair dealing and truthfulness. A professional accountant shall not knowingly be associated with any report, return, communication
or other information where the accountant believes that the information contains a materially false or misleading statement, contains the statement or information provided negligently, or omit the required information where such omission seems to be misleading one. तो कौन सा फंडामेंटल प्रिंसिपल यहां पर वायोलेट हुआ है? प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रिटी. नंबर 2, डिस्कस द लायबिलिटी ऑफ CAX अंडर द इनकम टैक्स एक्ट इन दिस रिस्पेक्ट. ये मैंने आपको बता दिया, आपको पूरे स्टडी मटेरियल में कहीं नहीं मिलेगा, हमारे नोट्स में भी कहीं नहीं मिलेगा. ये ओल्ड सिलेबस का एक क्वेश्चन है जो मुझे लगा कंसीडरिंग द नेम ऑफ दिस चैप्टर PE एंड लायबिलिटीज ऑफ ऑडिटर, क्वेश्चन पूछ सकते हैं. इनकम टैक्स एक्ट के अंदर क्या लायबिलिटी है? गलत रिपोर्ट इशू करने की. अंडर सेक्शन 271J ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, इफ एन अकाउंटेंट, merchant banker or registered valuer furnishes the incorrect information in a report under any provisions of the act or rules made thereunder, the assessing officer or the commissioner appeal during the course of any proceeding under the income tax act may direct him to pay a penalty of rupees 10,000 for each such certificate or report. Therefore, इस situation में CAX may be held liable for a penalty of rupees 10,000 for the wrong certification. So, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट को इंक्लूड कर रहा है इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 271J की पेनल्टी को, बट सीम्स टू बी ए गुड क्वेश्चन जो बेशक थोड़ा सा आउट ऑफ स्टडी मटेरियल है बट पूछा जा सकता है. तो ये था हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल एज टू द इंटीग्रिटी. दूसरा प्रिंसिपल बड़ा सिंपल है, ऑब्जेक्टिविटी. आपकी प्रोफेशनल या बिजनेस जजमेंट कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए बिकॉज ऑफ एनी बायसनेस, कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑफ अदर्स. आगे बढ़ते हैं तीसरे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के ऊपर. तीसरा फंडामेंटल प्रिंसिपल है हमारा PCDC का, जो कहता है कि एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट की कंटिन्यूइंग ड्यूटी है टू अटेन एंड मेंटेन प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल्स दैट इज रिक्वायर्ड टू एंश्योर दैट क्लाइंट और द एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन जिसने आपको हायर किया है वो कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल सर्विसेज रिसीव करे. प्रोफेशनल अकाउंटेंट शुड एक्ट डिलीजेंटली and in accordance with the applicable professional and technical standards. तो इस रेफरेंस में कौन से मैटर्स हैं जिनका कंप्लायंस एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट को करना चाहिए? सर्विंग द क्लाइंट्स एंड द एम्प्लॉयर्स विद द प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी, कि आपको अपने क्लाइंट या एम्प्लॉयर को कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल सर्विसेज रेंडर करनी है. तो if you want to serve your client or the employer the competent professional services, then it requires sound judgment in applying professional knowledge and skills, then undertake the professional activities. So whenever any professional activity is being carried out, any judgment that is being taken by a professional accountant must be with the professional knowledge and the skills. Maintaining the professional competency, आपको ये प्रोफेशनल कंपिटेंसी अटेन करनी है फिर मेंटेन करनी है. तो मेंटेनिंग रिक्वायर कॉन्टिन्यूइंग अवेयरनेस, कॉन्टिन्यूअस अवेयरनेस, जागते रहिए, हमेशा तैयार रहिए नई जानकारी के लिए. एंड obtain the understanding of the relevant technical, professional and business developments. Continuing professional development, यदि आप रेगुलर बेसिस पर कंटिन्यूअसली अपने आप को, अपनी नॉलेज को, अपनी स्किल्स को एनहांस कर रहे हैं, इट विल हेल्प इन डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग द कैपेबिलिटीज टू परफॉर्म द कॉम्पिटेंटली विदिन द प्रोफेशनल एनवायरमेंट. तो एक तो बात हो गई प्रोफेशनल कंपिटेंसी की, PEC, और दूसरा है ड्यू केयर. तो ड्यू केयर क्या कहता है? डिलीजेंस. यू नीड टू एक्ट डिलीजेंटली
आपको डिलीजेंटली एक्ट करना है इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल टेक्निकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स। तो डिलीजेंस एनकम्पास responsibility to act in accordance with the requirement of an assignment carefully, thoroughly, timely। तो आप जो काम कर रहे हैं, यू नीड टू एक्ट डिलीजेंटली। तो एक्ट डिलीजेंटली का मतलब क्या है? आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करना है, केयरफुली, थोरोली, टाइमली बेसिस पर अपनी असाइनमेंट्स को कंप्लीट करना है। In complying with the principle of the professional competency and due care, professional accountant shall take the reasonable steps to ensure जो पर्सन आपकी साथ जुड़े हुए हैं, the person who are associated with you or work under your direction in a professional capacity must have the appropriate training and supervision। मीन्स आर्टिकल्स हमारे, तो यदि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंडर कोई आर्टिकल असिस्टेंट्स एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, तो ये प्रिंसिपल की ड्यूटी बनती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट की ड्यूटी बनती है, द पर्सन हु आर वर्किंग अंडर द अकाउंटेंट अथॉरिटी मस्ट हैव द एप्रोप्रिएट ट्रेनिंग एंड सुपरविजन। सो ये हमारे कुछ मैटर्स हैं जो इन रिलेशन टू प्रोफेशनल कंपिटेंसी एंड ड्यू केयर एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट को एडहियर करने हैं, कंप्लाई करने हैं। तो इसमें पहला पॉइंट क्या आ जाता है कि इफ यू वांट टू सर्व योर क्लाइंट और एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन विद द प्रोफेशनल कंपिटेंसी, इट रिक्वायर्स एक्सरसाइज ऑफ साउंड जजमेंट इन अप्लाइंग प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल्स। नंबर 2, maintaining professional competence, it requires continuing awareness and understanding of relevant technical, professional and business development। तीसरा पॉइंट आ जाता है continuous PD का, continuous professional development, it enable a professional accountant to develop and maintain the capabilities to perform competently। अब देखा जाए तो सारे के सारे पॉइंट प्रोफेशनल कंपिटेंसी से रिलेटेड है और बड़े जनरल तरीके से एक ही बात कह रहे हैं कि आपको अपनी नॉलेज को, अपनी स्किल्स को एनहांस करना है, आपकी जजमेंट प्रोफेशनल होनी चाहिए, आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ऑफ रेलिवेंट टेक्निकल, प्रोफेशनल एंड बिजनेस डेवलपमेंट्स की। फिर डिलीजेंस की बात आ गई। डिलीजेंस का मतलब क्या है? एक्ट रिस्पॉन्सिबली, और कोई भी असाइनमेंट है दैट टू बी कैरिड आउट केयरफुली, थॉरोली एंड टाइमली बेसिस पर। तो ये कीवर्ड आ गए इसके, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करिए, केयरफुली काम करिए, थॉरोली काम करिए, टाइमली बेसिस पर काम करिए। Thereafter, in compliance with the principle of PCDC, professional accountant shall take the reasonable steps to ensure that those working in a professional capacity under the accountant's authority must have the appropriate training and supervision। तो अब देखो ये टॉपिक 5 पॉइंट है इसके अंदर, सीम्स टू बी एन इंपॉर्टेंट वन, और ऑलरेडी ये मई या नवंबर 24 में आया है। मई 24 में तो कॉन्फिडेंशियलिटी आया है, नवंबर 24 के एग्जाम। C.A. Ghosh, a newly qualified chartered accountant, joins a reputed CA firm as the partner. He is full of confidence about his qualification and possesses complete knowledge of his profession. The senior partner called a meeting to brief the new partner and other newly appointed audit assistant in his firm regarding the ethics that needs to be kept in mind. One of the area he touches upon is the professional competence and due care that a chartered accountant needs to possess all the time. Enumerate the matters envisaged in subsection 113 of the Code of Ethics that needs to be complied with by a professional accountant with reference to PCDC। PCDC के पॉइंट्स बताइए। अब देखो प्योर थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। यदि ये ऊपर का पैरा ना भी लिखते,
तो मैं आपको यदि सिंपल ये 2 लाइन दिखाऊं, एन्यूमरेट द मैटर envisaged in subsection 113 of the revised code of ethics that needs to be complied with by a professional accountant with respect to PCDC। तो एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, सिर्फ पैरा बनाकर इसको केस स्टडी बेस बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन बनेगा तो है नहीं, आंसर तो थ्योरेटिकल ही रहेगा। सो अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट शैल कंप्लाई विद द प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर, जिसमें क्या रिक्वायरमेंट है, attain and maintain professional knowledge and skill to ensure that client or the employing organization receives the competent professional services based upon current technical and professional standards, act diligently in accordance with the technical and professional standards। फिर जो मैटर्स अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं वो सारे मैटर्स लिखे हुए हैं। 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया है, इनमें से कोई भी 4 पॉइंट आप अपने आंसर में कवर कर सकते हैं। तो एक प्योर थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। और एक चीज और है, ध्यान दीजिएगा, कई बार क्या होता है कि आप बहुत ज्यादा सिंप्लिसिटी के चक्कर में जो डिटेल्ड कॉन्सेप्ट्स है उसकी लर्निंग अवॉइड कर जाते हैं। सिर्फ कीवर्ड से काम नहीं बनेगा, आपको इन कॉन्सेप्ट्स को थोरोली लर्न करना पड़ेगा, खास तौर से वो टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो है प्योर थ्योरेटिकली बट जिनकी लर्निंग जरूरी है, क्योंकि वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ कीवर्ड याद करने से बात नहीं बनेगी। कीवर्ड आपको रिवीजन में हेल्प करते हैं कि हां इससे रिलेटेड पॉइंट है, बट इनिशियल लेवल पर कोशिश करिएगा पूरे कॉन्सेप्ट को लर्न करने की। और लर्निंग ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा लर्निंग है। अब इस चैप्टर में जो इनिशियल टॉपिक है वो थ्योरेटिकल है, बट उसके बाद आगे के जितने टॉपिक हैं वो पूरे के पूरे प्रैक्टिकल है, जिस पर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बनेगा। और आपकी जो नॉलेज होगी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट एंड इट्स शेड्यूल, उसे आपको अप्लाई करना होगा एक पर्टिकुलर सिचुएशन या सर्कमस्टांसिस में, जहां पर एनालिटिकल एबिलिटी असेस होगी। इन टॉपिक्स के अंदर एनालिटिकल के साथ साथ आपकी एक थ्योरेटिकल नॉलेज भी असेस होती है। तो ये था हमारा तीसरा प्रिंसिपल एज टू द PCDC, प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड द ड्यू केयर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल के ऊपर। नेक्स्ट प्रिंसिपल है कॉन्फिडेंशियलिटी का। प्रोफेशनल अकाउंटेंट यू नीड टू respect the confidentiality of the information acquired as a result of professional or business relationship। अब इसके रिलेशन में भी ये एक टॉपिक बनता है, what are the matters that are to be complied with by a professional accountant with respect to confidentiality। Number 1, an accountant shall be alert to, alertness चाहिए किस चीज की, possibility of any inadvertent disclosure, बातों बातों में मुंह से बात निकल जाना। सुना होगा ये मुहावरा, बातों बातों में मुंह से बात निकल गई। मींस हम किसी को कोई बात बताना तो नहीं चाहते थे, लेकिन डिस्कशन के अंदर भावनाओं में बह करके हमारे मुंह से वो बात निकल गई। ऐसे ही मुंह से बात निकल जाना, ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं है, ये वायोलेशन हो जाएगा फंडामेंटल प्रिंसिपल का। तो एन अकाउंटेंट शुड बी अलर्ट to the possibility of any inadvertent disclosure, including in a social environment and particularly to, जो आपके क्लोज बिजनेस एसोसिएट हैं, जिनके साथ बैठकर आप अपना टाइम पास करते हैं, क्लोज बिजनेस एसोसिएट और इमीडिएट और क्लोज फैमिली मेंबर, जिनके साथ आप अपना प्राइवेट टाइम स्पेंड करते हैं, अपना फैमिली टाइम स्पेंड करते हैं। सो एक तो जो आपके साथ क्लोज बिजनेस एसोसिएट है, जिनके साथ आपका प्रोफेशनल टाइम जाता है, और दूसरे आपके क्लोज फैमिली मेंबर, जिनके साथ आपका प्राइवेट टाइम या फैमिली टाइम कह सकते हैं कि ये मेरा प्राइवेट टाइम है, इसमें मैं बिजनेस से रिलेटेड कोई बात नहीं करूंगा, ये मेरा फैमिली का टाइम है। तो फैमिली के टाइम में फैमिली के साथ बातें करते हुए किसी क्लाइंट के बारे में कुछ भी बोल गए, नो, अवॉइड करिए इन चीजों को।
तो प्रोफेशनल अकाउंटेंट शुड बी अलर्ट टू पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडवर्टेंट, बाय मिस्टेक, जानबूझकर नहीं किया गया, ऐसे ही निकल गया, तो ऐसे ये जो इनएडवर्टेंट डिस्क्लोजर है इन्हें रोकिए। मेंटेन द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन विद इन द फर्म और एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन। आप एम्प्लॉयर है, आप एम्प्लॉय है, तो अपनी फर्म के अंदर भी किसी को नहीं, अपनी एम्प्लॉयमेंट जिसका एंटिटी में आप काम कर रहे हैं वहां पर किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। एज वेल एज आप एक फर्म के पार्टनर हैं, तो फर्म के अंदर फर्म के दूसरे पर्सन से भी आपको यह बात शेयर नहीं करनी चाहिए, अनलेस एंड अनटिल अ प्रोफेशनल कंसल्टेंसी इज एडवाइजेबल, इज रिकमेंडेड। मेंटेन द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज डिस्क्लोज्ड बाय प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट। अभी क्लाइंट नहीं है, बनेगा, लेकिन वो आपसे कुछ बातें शेयर कर रहा है। अभी एम्प्लॉयर नहीं है आपका, बट बन सकता है, वो आपको हायर कर सकता है, लेकिन उसने आपके साथ जो बातें शेयर की कि वो आपका क्लाइंट नहीं बना लेटर ऑन, आपका एम्प्लॉयर नहीं बना लेटर ऑन, बट मेंटेन द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ दैट इंफॉर्मेशन आल्सो। So maintain the confidentiality of the information that is been disclosed by prospective client or employing organization. Not disclose the confidential information acquired as a result of professional or employment relationships outside the firm or employing organization. फर्म, आपकी सीए फर्म के बाहर, एम्प्लॉयर के बाहर कोई भी इंफॉर्मेशन विदाउट स्पेसिफिक अथॉरिटी डिस्क्लोज नहीं करेंगे, अनलेस देयर इज अ लीगल और प्रोफेशनल ड्यूटी और राइट टू डिस्क्लोज। आपकी ड्यूटी है टू डिस्क्लोज, आपका राइट है टू डिस्क्लोज, जैसे पीयर रिव्यू के केस में, क्वालिटी रिव्यू के केस में, या फिर टेक्निकल रिव्यूज के केस में, या नफरा ने इन्वेस्टिगेशन करी है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के अगेंस्ट, उस केस में, कोर्ट में, लीगल प्रोसीडिंग्स के अंदर। सो फर्म या एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन के बाहर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं की जाएगी विदाउट हैविंग एनी स्पेसिफिक अथॉरिटी, अनलेस देयर इज अ लीगल और प्रोफेशनल ड्यूटी और राइट टू डिस्क्लोज। नेक्स्ट, not use the confidential information acquired as a result of professional and employment relationship for personal advantage, अपनी personal advantage के लिए और for the personal advantage of any third party। तो confidential information का यूज अपनी personal advantage या advantage of third party के लिए बिल्कुल भी नहीं करेंगे। लाइक इफ यू आर ऑडिटर ऑफ एन एंटिटी, आपको कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में पता है, वो फाइनेंशियल्स अभी पब्लिक में डिस्क्लोज नहीं हुए, बट आपके पास इंफॉर्मेशन है, तो दैट इज द काइंड ऑफ इनसाइडर इंफॉर्मेशन, और आप उस इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं किसी दूसरे के साथ उसका बेनिफिट करवाने के लिए या अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए। नो, नॉट अलाउड। Not use or disclose the confidential information either acquired or received as a result of professional or employment relationship after that relationship is ended। Relationship end होने के बाद भी किसी के साथ शेयर नहीं करनी है। And ensure जो पर्सन आपके कंट्रोल में काम कर रहे हैं, जिनसे आप कोई एडवाइस या असिस्टेंस ले रहे हैं, they should also respect the confidentiality of information। So ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की कैटेगरी में है, आया नहीं है आज तक, बट पूछा जा सकता है कि एक अकाउंटेंट को किन किन चीजों को कंप्लाई करना है सो एज टू कंप्लाई विद द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्फिडेंशियलिटी। तो कॉन्फिडेंशियलिटी के प्रिंसिपल्स की कंप्लायंस के लिए आपको कौन कौन से मैटर इंश्योर करने हैं? नंबर 1, बी अलर्ट टू द पॉसिबिलिटी ऑफ एनी इनएडवर्टेंट डिस्क्लोजर, एक। नंबर 2, मेंटेन द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन विद इन फर्म और एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड, प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट और एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन की कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन रखिए। मेंटेन द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन आउटसाइड द फर्म और एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन
without proper and specific authority you should not disclose or use this information unless there is a legal or professional duty to disclose or there is a right to disclose. Not use the confidential information for personal advantage of yourself or for the another person. Do not use or disclose that information after the relationship has been ended. कोई भी इंफॉर्मेशन जो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट आपको रिसीव हुई थी, उस रिलेशनशिप के एंड के बाद आपको उसे यूज नहीं करना या डिस्क्लोज नहीं करना. एंड जो पर्सन आपके कंट्रोल में काम करते हैं या जिनसे आपने एडवाइस और असिस्टेंस ली है, उन पर्सन से भी आप इंश्योर करेंगे कि वो कॉन्फिडेंशियलिटी की रिस्पेक्ट करें. सो 7 पॉइंट है, 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, आपको ये लर्न करने पड़ेंगे. लर्निंग इज एडवाइजेबल. नेक्स्ट थ्योरेटिकल टॉपिक है सर्कमस्टांसेस वेयर अकाउंटेंट्स आर रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज द कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन. यदि डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड बाय लॉ, डिस्क्लोजर लॉ में परमिट है कि आप कर सकते हैं, लेकिन फिर क्लाइंट से अथॉरिटी लीजिए, या फिर आपकी ड्यूटी है या आपका राइट है टू डिस्क्लोज जब लॉ ने प्रोहिबिट नहीं करा. तो पहला तो केस आ गया when there is a duty to disclose because of the provision stated in the law. Example, production of the document or other provision of evidence in the course of legal proceedings, or disclosure to appropriate public authorities of any infringement of law. लॉ की इंफ्रिंजमेंट है तो आप एप्रोप्रिएट अथॉरिटीज को डिस्क्लोज करेंगे. डिस्क्लोजर इज परमिटेड बाय द लॉ एंड ऑथोराइज्ड बाय द क्लाइंट और द एम्प्लॉइंग एंटिटी. तीसरा, देयर इज ए प्रोफेशनल ड्यूटी और राइट टू डिस्क्लोज नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ. एग्जांपल, पीयर रिव्यू के केस में, क्वालिटी रिव्यू के केस में. अभी सिर्फ ये नाम याद रख लीजिएगा, डिटेल चैप्टर 1 में पढ़ेंगे, पीयर रिव्यू एंड क्वालिटी रिव्यू के केस. टू रिस्पॉन्ड टू इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन बाय एनी प्रोफेशनल और रेगुलेटरी बॉडी. रेगुलेटरी बॉडी लाइक नफरा, प्रोफेशनल बॉडी लाइक काउंसिल ऑफ ICAI. टू प्रोटेक्ट द प्रोफेशनल इंटरेस्ट्स ऑफ अकाउंटेंट इन लीगल प्रोसीडिंग्स. To comply with the technical and professional standards. तो कौन से सर्कमस्टांसेस हैं जहां पर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना पड़ेगा बाय द अकाउंटेंट? नंबर 1, when the disclosure is required by law. Number 2, disclosure is permitted by the law and authorized by the client or employing organization. Number 3, when there is a legal and professional duty to disclose or there is a right to disclose. Example, पहले केस का एग्जाम्पल, यदि आप लॉ की कोई रिक्वायरमेंट है, तो यदि किसी लीगल प्रोसीडिंग्स में आपसे कोई इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट शेयर करने के लिए कहा गया, लॉ की कोई इंफ्रिंजमेंट है और उसमें आपसे डिस्क्लोजर की डिमांड की गई है, you need to disclose the infringement of law to the appropriate authorities. दूसरा पॉइंट, disclosure is permitted by law and authorized by client. तीसरा, when there is a legal and professional duty to disclose or there is a right to disclose. Example, किसी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन बाय प्रोफेशनल और रेगुलेटरी बॉडी, या टू कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट ऑफ पीयर रिव्यू और quality review, to protect the professional interests of the professional accountant in legal proceedings, and last to comply with the technical and professional standards. Now, अब इसी से रिलेटेड एक और थ्योरेटिकल टॉपिक है, और वो क्या?
before disclosing the confidential information with the other, what are the matters to be considered? कौन से मैटर्स हैं जो कंसीडर करने चाहिए? Whether interest of any party could be harmed, यदि क्लाइंट प्रोफेशनल अकाउंटेंट को कंसेंट दे देता है टू डिस्क्लोज द कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, क्या किसी और पार्टी के इंटरेस्ट हार्म हो रहे हैं? क्लाइंट के तो नहीं हो रहे, बट किसी और के हो सकते हैं। क्या ये जो इंफॉर्मेशन है जो आप बताने जा रहे हैं, क्या आपको पता है? एंड क्या ये जेन्युइन इंफॉर्मेशन है? इसके डॉक्यूमेंट्री प्रूफ अवेलेबल है? क्या ये सब्सटेंशिएटेड इंफॉर्मेशन है? नॉन एंड सब्सटेंशिएटेड। प्रपोज्ड टाइप ऑफ कम्युनिकेशन एंड द पर्सन टू whom दिस कम्युनिकेशन इज टू बी मेड। किसे बताने जा रहा हूं, किस तरह की इंफॉर्मेशन है, फाइनेंशियल है, नॉन फाइनेंशियल है, और किसे बता रहा हूं? रेगुलेटरी अथॉरिटी को, स्टेक होल्डर को, किसे बतानी है? सोचिए पहले, बताने से पहले। Whether the parties to whom the communication is addressed are appropriate recipients। तो किन सिचुएशंस में आप इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, और इंफॉर्मेशन शेयर करने से पहले आपको किस बात का ध्यान रखना चाहिए? कंसीडरेशंस बिफोर डिस्क्लोजिंग द इंफॉर्मेशन। नंबर 1, क्या किसी पार्टी का कोई इंटरेस्ट हार्म हो रहा है यदि क्लाइंट प्रोफेशनल अकाउंटेंट को कंसेंट दे देता है फॉर डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन। वेदर द all relevant information is known and substantiated to the extent practicable, proposed type of communication and the person to whom the communication is to be made, whether the parties to whom communication is addressed are appropriate recipient। तो बड़े जनरल पॉइंट्स हैं, और ये सारी चीजें इंटरमीडिएट के अंदर भी कवर होती हैं, बट फाइनल में थोड़ा सा ज्यादा इलाबोरेट किया गया है इन चीजों को। कॉन्फिडेंशियलिटी पर भी एक क्वेश्चन आया है। मई 24 के एग्जाम में ऊपर वही है, कहानी बनाएगा बहुत लंबी चौड़ी। क्वेश्चन यहां से, एन्यूमरेट द सर्कमस्टांसेस वेयर द प्रोफेशनल अकाउंटेंट आर और माइट बी required to disclose the confidential information। In deciding whether to disclose the confidential information, what are the points that should be kept in mind? अच्छा, जो यहां पर ये सेक्शंस लिखे गए हैं ना, 110, 111, 112, 113, 114, 115, ये सेक्शन 111 है कोड ऑफ एथिक्स का सब सेक्शन, सॉरी, ये 112, ये 113, ये 114 और ये 115, पांचों प्रिंसिपल एक एक सब सेक्शन में कवर है। और इन सबके ऊपर बैठा है सेक्शन 110, जो कहता है ईच प्रोफेशनल अकाउंटेंट शैल कंप्लाई विद द कोड ऑफ एथिक्स। ईच प्रोफेशनल अकाउंटेंट शैल कंप्लाई विद द कोड ऑफ एथिक्स, कंप्लाई विद द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स कंटेन्ड इन कोड ऑफ एथिक्स। और फिर 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल सेक्शन 111 से लेकर 115 में एक्सप्लेन कर दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको वो सर्कमस्टांसेस बताने थे जिसमें आप इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर पाएंगे, और बिफोर डिस्क्लोजिंग द इंफॉर्मेशन व्हाट आर द पॉइंट्स टू बी कंसीडर्ड। तो कंसीडरेशंस के पॉइंट थे। क्वेश्चन है 4 नंबर का, 5 नंबर का। तो आप एक चीज और ध्यान रखिएगा, बिगिनिंग में ही, आज के लेक्चर में ही आपको बता देता हूं, क्योंकि ये एक प्रॉब्लम बनेगी आगे जाकर। जो ये आंसर आईसीएआई के आरटीपीज, एमटीपी सजेस्टेड आंसर्स में होते हैं, ये बहुत बड़े बड़े आंसर्स होते हैं। क्या इतने ही बड़े आंसर्स आपको एग्जाम में लिख कर आने हैं? नहीं, एग्जाम में आपको एनी 4 और 5 रेलिवेंट पॉइंट कवर करके आने हैं।
तो जैसे यही टॉपिक है, तो यदि आपने 3 पॉइंट यहां कवर कर दिए और इनमें से कोई भी 2 पॉइंट कवर कर दिए, दैट्स ओके, दैट्स ओके। 5 मार्क्स के लिए इससे ज्यादा की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट क्वेश्चन बैंक के अंदर तो हमें पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को ही लिखना पड़ता है कि सो दैट आप सिलेक्ट कर सके कौन से पॉइंट आपके लिए इजी है लर्न करना, और कोशिश करो सारे याद करने की, 2-4 तो भूल भी जाओगे। ठीक है, चलिए जी। अब बचा कौन सा प्रिंसिपल? लास्ट प्रिंसिपल, और वो क्या है? प्रोफेशनल बिहेवियर, जो क्या कहता है? प्रोफेशनल अकाउंटेंट यू शुड कंप्लाई विद द रेलिवेंट लॉ एंड रेगुलेशन एंड अवॉइड एनी कंडक्ट दैट माइट डिसक्रेडिट द प्रोफेशन। तो इसके रिलेशन में कौन कौन से मैटर हैं जो प्रोफेशनल अकाउंटेंट को कंप्लाई करने हैं, ये भी इंपॉर्टेंट बनता है मेरे हिसाब से। मींस ये पूरा का पूरा टॉपिक द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आप इसमें से एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एग्जाम में आपको मिलेगा। सो व्हाट इज द प्रोफेशनल बिहेवियर? प्रोफेशनल बिहेवियर है कंप्लायंस विद द रेलेवेंट लॉ एंड रेगुलेशन एंड अवॉइड एनी कंडक्ट दैट माइट डिस्क्रेडिट द प्रोफेशन। तो इसके रिलेशन में प्रोफेशनल अकाउंटेंट आपको नोइंगली एंगेज नहीं होना किसी भी एम्प्लॉयमेंट में या एक्टिविटी में जिसके कारण आपकी इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी या प्रोफेशन की रेपुटेशन अफेक्ट होती है। यहां पर कहा गया कि एनी कंडक्ट दैट माइट डिस्क्रेडिट द प्रोफेशन इंक्लूड्स, यदि आपका कोई भी कंडक्ट, मेरी कोई भी एक्टिविटी, मेरा कोई भी बर्ताव एक रीजनेबल एंड इंफॉर्म्ड थर्ड पार्टी को, किसी भी बाहर वाले पर्सन को यह सोचने पर मजबूर कर दे, क्या यही वैल्यू है मेरे प्रोफेशन की? यदि वो मेरे प्रोफेशन को सही नजरिए से नहीं देख रहा, किसके कारण? मेरी किसी भी एक्टिविटी के कारण, तो वो मेरा जो वो कंडक्ट है वो एक वायोलेशन होगा मेरे प्रोफेशनल बिहेवियर की। सो मुझे अपना कंडक्ट ऐसा रखना है कि मेरा प्रोफेशन डिस्क्रेडिट ना होना चाहिए, और कोई भी रीजनेबल एंड इन्फॉर्म्ड थर्ड पार्टी इस निष्कर्ष तक ना पहुंचे जो मेरे प्रोफेशन की गुड रेपुटेशन को अफेक्ट कर रही हो। Conduct that might discredit the profession includes the conduct that informed third party would be likely to conclude adversely, वो एडवर्स कंक्लूजन, गलत निष्कर्ष निकाल रही है, that affects good reputation of my profession। तो ऐसा कोई भी कंडक्ट जिसके कारण कोई बाहरी व्यक्ति, कोई थर्ड पर्सन, इन्फॉर्म्ड एंड रीजनेबल थर्ड पर्सन एडवर्स कंक्लूजन निकालता है जिससे मेरे प्रोफेशन अफेक्ट हो रहा है, ऐसा काम नहीं करना। जब आप अपने आप को प्रमोट करें या अपने काम को प्रमोट करें, प्रोफेशन की बदनामी नहीं होनी चाहिए, प्रोफेशन की बदनामी नहीं होनी चाहिए। He is required to conduct his affairs in a manner that he remains outside the boundaries of professional and other misconduct। जैसे मुझे शायद बोलना नहीं चाहिए, लेकिन यदि मैं नहीं बोलूंगा तो वो भी गलत होता है। किसी चीज का ना बोलना भी एक गलती होती है। आज की डेट में जब सोशल मीडिया इतना ज्यादा एक्टिव हो चुका है, और कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट चीप पब्लिसिटी के लिए सोशल मीडिया पर आईसीएआई के अगेंस्ट इस तरीके से बोलते हैं जो हमारे प्रोफेशन को, हमारे इंस्टीट्यूट को, हमारी गवर्निंग बॉडी को डिफेम कर रहा है। नो डाउट आपके पास अधिकार है, आपके पास राइट है किसी चीज को भी क्रिटिसाइज करने के। कोई चीज गलत हो रही है तो आप बोलिए गलत है ये, लेकिन एट द सेम टाइम
मेंटेन द डिग्निटी ऑफ दिस प्रोफेशन, जो आपको आपकी अर्निंग दे रहा है और आगे भी देगा। प्रोफेशन की डिग्निटी रखिए, इंस्टीट्यूट की डिग्निटी रखिए, काउंसिल की, गवर्निंग बॉडी की डिग्निटी रखिए। लेकिन कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जस्ट फॉर द की पब्लिसिटी के लिए आईसीएआई के अगेंस्ट, उसकी प्रोफेशन के अगेंस्ट, उसकी गवर्निंग बॉडी के अगेंस्ट जो लैंग्वेज यूज करते हैं, जो कमेंट्स यूज कर रहे हैं, जो वर्डिंग्स यूज कर रहे हैं, दैट सीम्स टू बी डेफेमेटरी। और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, बीइंग अ स्टूडेंट आपको एक स्टेप लेना चाहिए। आप आगे जाकर जब चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे, देन यही प्रोफेशन आपको आपकी रोजी रोटी देगा। तो इस प्रोफेशन की रिस्पेक्ट करिए, और जो इसे डिफेम कर रहा है, जो डिफेम कर रहा है, ठीक, उसे रोकिए। ठीक, और यदि रोक नहीं पा रहे, एटलीस्ट उन गलत चीजों का साथ मत दीजिए। क्रिटिसाइज करिए आईसीएआई के गलत डिसीजंस को, क्रिटिसाइज करिए आईसीएआई की गलत बातों को, लेकिन इतना ध्यान रखिए कोई डेरोगेटरी, डेफेमेटरी लैंग्वेज का यूज नहीं होना चाहिए, जो हमारे प्रोफेशन को डिसरिगार्ड करे, डिस्क्रेडिट करे। सो while promoting himself and work, professional accountant shall not bring profession into disrepute. Our affairs should be conducted in a manner that we remain outside any kind of misconduct. हम किसी मिसकंडक्ट के दायरे में ना फंसे, चाहे वो प्रोफेशनल हो या वो अदर हो। प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, अदर मिसकंडक्ट नेक्स्ट सेशन के अंदर हम कवर अप करेंगे। पूरे चैप्टर में इसके बाद प्रोफेशनल एंड अदर मिसकंडक्ट की भरमार है। A professional accountant shall be honest and truthful and shall not make any exaggerated claims. ये क्या है? Unreasonable claims for the services. Exaggerated claims का मतलब होता है unreasonable, जरूरत से ज्यादा क्लेम करना फॉर द सर्विसेज जो आप ऑफर्ड कर रहे हैं अपने क्लाइंट को या अपने एम्प्लॉयर को, बेस्ड अपॉन योर क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। तो आपकी क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस के बेसिस पर जो एक रीजनेबल चार्जेस बनते हैं, यू शुड क्लेम दैट अमाउंट फ्रॉम द क्लाइंट और द एम्प्लॉयर, नॉट एनी अनरीजनेबल वन। डिस्पैरेजिंग रेफरेंसेस, अगेन गलत रेफरेंसेस जो किसी को डिफेम करें, डेरोगेटरी रेफरेंसेस और अनसब्सटेंशिएटेड कंपैरिजंस। उसको तो कुछ आता ही नहीं, उसको कुछ नहीं आता, उसने तो गलत रिटर्न फाइल कर दी, उसने क्या ऑडिट करी है, उसने तो पिछले साल की कॉपी कर दी। ऐसा बहुत बार आपको सुनने को भी मिलता होगा। अवॉइड दैट। एनी डिस्पैरेजिंग रेफरेंसेस और अनसब्सटेंशिएटेड कंपैरिजंस, it should be avoided. Any direct or indirect measure to advertise any professional or other fact that are in violation of the advertisement guidelines issued by the council. तो काउंसिल ने आपको अपने वर्क को एडवर्टाइज करने के लिए परमिशन दी है, बट सब्जेक्ट टू सम गाइडलाइंस। तो आप अपने आप को प्रमोट करिए, अपने काम को प्रमोट करिए, लेकिन ध्यान रखिए कि जब भी आप ये प्रमोशन कर रहे हैं, बी ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल। कोई भी अनरीजनेबल क्लेम मत करिए, कोई डिस्पैरेजिंग रेफरेंसेस और अनसब्सटेंशिएटेड कंपैरिजंस मत करिए, या कोई भी ऐसी चीज जो काउंसिल गाइडलाइंस फॉर एडवर्टीजमेंट की वायोलेशन है, मत करिए उसको। जो भी एडवर्टाइजमेंट आप करें, द कंटेंट ऑफ द एडवर्टीजमेंट मस्ट बी ट्रू टू द बेस्ट ऑफ द नॉलेज एंड बिलीफ एंड इन कंफर्मिटी विद द एडवर्टीजमेंट गाइडलाइन, एंड इंश्योर एडवर्टाइजमेंट के जो भी कंटेंट आप दे रहे हैं उसके लिए कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आईसीएआई की नहीं है, वो आपकी है सिर्फ। सो दीज आर द पॉइंट्स जो हमारे प्रोफेशनल बिहेवियर के से रिलेटेड है। तो पहला पॉइंट है, आप
जानबूझकर किसी भी ऐसी एम्प्लॉयमेंट में या एंगेजमेंट में अपने आप को एंगेज ना करें जिससे आपकी इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी या प्रोफेशन की रेपुटेशन अफेक्ट होती है। Avoid any conduct that might discredit the profession, and such kind of conduct includes the conduct where a reasonable and informed third party would be likely to conclude adversely as to the good reputation of the profession. जब आप अपने आप को प्रमोट करें या अपने काम को प्रमोट करें, shall not bring the profession into disrepute, conduct the affairs in a manner that you should remain outside the boundaries of professional and other misconduct. A professional accountant shall be honest and truthful and shall not make any unreasonable claims for the services, disparaging references, unsubstantiated comparisons, any direct or indirect measure to advertise the work that is in violation of the guidelines issued by the council for the advertisement purposes, and ensure contents of the advertisement are true to the best of his knowledge and belief and are in conformity with the advertisement guidelines. Now, ये थे हमारे 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स: इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, पीसीडीसी, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रोफेशनल बिहेवियर। और इनके ऊपर 1, 2, 3 क्वेश्चन है। एक जिसमें पांचों के पांचों प्रिंसिपल्स को कवर अप किया गया है, दूसरा जो कॉन्फिडेंशियलिटी के ऊपर बेस्ड था, तीसरा जो पीसीडीसी पर आया है मई 24 में, नवंबर 24 में, और एक शायद नवंबर 22 में आया। Next, section 110, compliance with the fundamental principle. A professional accountant shall comply with each of the fundamental principle, but a professional accountant may face a situation जहां पर compliance with one fundamental principle may bring contravention, किस चीज की? conflict आ सकता है, contravention आ सकता है in compliance with another fundamental principle. इंटीग्रिटी को फॉलो कर रहा हूं तो कॉन्फिडेंशियलिटी जा रही है, पीसीडीसी को फॉलो कर रहा हूं तो बिहेवियर जा रहा है, बिहेवियर को फॉलो कर रहा हूं देन ऑब्जेक्टिविटी जा रही है। तो यदि ऐसी कोई सिचुएशन आपके सामने आ जाती है जहां पर एक प्रिंसिपल का कंप्लायंस दैट इज इन कॉन्फ्लिक्ट विद द अनदर प्रिंसिपल, अंडर दैट सिचुएशन प्रोफेशनल अकाउंटेंट को क्या करना है? यू मे कंसल्ट विद अदर्स विद इन द फर्म और एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन. You may consult with the TCWG of the client or employing organization. You may discuss it with the ICAI or legal counsel. लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, और वो क्या है? इस कंसल्टेशन से आपकी जिम्मेदारियां टू एक्सरसाइज द प्रोफेशनल जजमेंट टू रिजॉल्व द कंफ्लिक्ट खत्म नहीं होती, एंड आपको इन फंडामेंटल प्रिंसिपल का कंप्लायंस करना ही करना है। और यदि जरूरी लगता है आपको कि मैं इन फंडामेंटल प्रिंसिपल का कंप्लायंस नहीं कर पाऊंगा, तो अंडर दैट सिचुएशन क्या करिए? डिसएसोसिएट फ्रॉम दिस मैटर, अपने आप को इस मैटर से डिसएसोसिएट कर लीजिए। सो ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक as to the fundamental principle that is to be complied with by a professional accountant. 5 प्रिंसिपल जिसकी कंप्लायंस ईच प्रोफेशनल अकाउंटेंट को करनी है, लेकिन यदि ऐसी कोई भी सिचुएशन हमारे सामने आती है जहां पर हमें लगता है दैट compliance with one fundamental principle will be in conflict with the compliance with the another fundamental principle, we may take the appropriate consultation from the others within the firm or employing organization. We may consult it with the TCWG, we may consult it with the ICAI or the legal counsel. However, एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये जो कंसल्टेशन आप ले रहे हैं, इससे आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती है to exercise the professional judgment to resolve the conflict, and unless prohibited by law and regulation to disassociate from the matter that is creating the conflict. So this is all about first topic fundamental principles, जिसके ऊपर 3 क्वेश्चंस भी थे जो हमने कवर अप कर लिए।
तो इस सेशन को यहीं पर ओवर करेंगे और नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे विद द थ्रेट्स एंड नो क्लार्क के टॉपिक को। ठीक है, सो मुलाकात करेंगे नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। गुड।